नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कि पहले समझाया था कि संभल जाइए वरना फिर टोटल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तो टोटल लॉकडाउन का मामला है 24 तारीख से 24 जुलाई से भोपाल में टोटल लॉकडाउन हो रहा है। ये खबर गृह मंत्री खुद नरोत्तम मिश्रा ने सबको बताई है, लेकिन हम पहले से कहते थे ID24 का कहना था कि अगर आप नहीं संभले तो हम टोटल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। उसके भी आगे एक बात और कि अब हम कोरोना संक्रमण की सुनामी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर जो व्यक्ति है 10 में से 1 व्यक्ति की वजह से कोरोना फैल रहा है। ये एक बड़ी बात है। सबसे खास बात यह कि लोग अनलॉक का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके चलते भोपाल में और मध्य प्रदेश में अब फिर हम टोटल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है, जन जन से जुड़ा हुआ है, घर घर की कहानी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे डॉक्टर भुवनेश गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार साथी रहेंगे हमारे धनंजय प्रताप सिंह, सामाजिक सरोकार से जुड़े शैलेंद्र ओझा जी। इन सबका स्वागत है। डॉक्टर भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार करता हूं। दरअसल आपकी बहुत सारी बातें, हम उसका बार बार उल्लेख नहीं करना चाहते, कोरोना के अनुमान के मामले में काफी सटीक निकल रही हैं। हमने, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते बात की थी कि अगर भोपाली नहीं संभले तो हम जाएंगे टोटल लॉकडाउन की तरफ। आपने बहुत विस्तार से बताया था। 24 तारीख से फिर ये टोटल लॉकडाउन की स्थिति आ रही है। भोपाल के लोग, हिंदुस्तान के लोग अगर नहीं संभले तो फिर ये हालत और भी खतरनाक होंगे। आपकी राय? देखिए, मैं सबसे पहले तो धनंजय जी को उनसे पूछ लूं कि उनकी तबीयत ठीक ठाक है जी। वो उनके बारे में सुना था, मैं पर्सनली बात तो नहीं कर पाया, तो आपके माध्यम से। नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने ऑफिस जाना शुरू नहीं किया है और उनके जो चोट लगी थी उसके टाके भी कट गया जो उसमें हमला हुआ था, और अब काफी स्वस्थ हैं। जी, आप सब लोग सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। और जो अपन फिर बात कर रहे हैं कोरोना और लॉकडाउन और सारी व्यवस्थाओं की, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था चल रही है, ये पल पल बदलती सरकार और हलकान होते हुक्मरान या फरमावदार या जनता जी क्या करें, कैसे कैसे काम करेगी जनता, जिसको आपने पहले कहा कि आप घर में बैठ जाओ, इसका कोई उपचार नहीं है। जी जी फिर आपने कहा कि हम पकड़ पकड़ के अस्पतालों में भर्ती करेंगे। जी फिर आपने फिर छोड़ दिया कि अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। जी। देखिए, हमारे देश की व्यवस्थाएं सरकारी तंत्र के हिसाब से चलती आई हैं और चलती रहेंगी। आपको जीना है जिए, नहीं जीना है मर जाइए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को भी, ना किसी को व्यवस्था से कोई लेना देना है जी। बार बार बात हो रही है कि जब आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है जी तो आप उस व्यक्ति को भीड़ से अलग क्यों नहीं कर पाए थे जी, है ना। जब मार्च में हम देख रहे थे, अप्रैल में देख रहे थे और लगातार इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और आज वही सब चीजें निकल के सामने आ रही हैं जी। तो समाधान क्या है और कैसे है और कब तक होगा? अभी फिर वही एक नई व्यवस्था निकल आई है कि अब 10 दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे। अब फर्क क्या पड़ेगा? आपने पहले श्रमिकों के नाम पर शहरों से निकाल के बीमारी को गांव-गांव पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि जब आपने बीमारी को शहरों में, गाँव में, घर घर पहुंचा दिया, तब आप कहना चाहते हो कि हम अब फिर लॉकडाउन करेंगे। इससे फायदा क्या होना है? मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि इन सबसे कोई फायदा नहीं होना है। 80% जनता, हमने ये आंकड़े पहले भी कहे थे, अपनी इम्यूनिटी से इस बीमारी को जीतेगी। ये हार्ड इम्यूनिटी कहलाती है और ये आएगी। 20% जनता जो बीमार है, जो बुजुर्ग है, जिसको कोई दूसरी तकलीफें हैं, उनको हमें संरक्षित करना चाहिए, हमें उनको सेपरेट करना चाहिए ताकि उन तक संक्रमण की भयावहता ना पहुंचे। देखिए, वायरल लोड और कम वायरस, इसमें खेल है सारा जी। ठीक है। 2002 से सार्स के जरिए आए हुए ये सीरीज के वायरस जितने हैं, ये कोविड का जो वायरस है 7वां वायरस है जी। ये बात कर रहे हैं कि हमने इसका वैक्सीन बना लिया है। मैं आपके चैनल पे फिर डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये चाहे कुछ कर लें, इसका स्थायी वायरस का वैक्सीन नहीं आ सकता जी। ये कितने भी शोर मचा लें, इसका वैक्सीन नहीं आएगा जी। उसका बहुत सीधा सा कारण है। अगर वायरस का वैक्सीन आ सकता होता तो इस सीरीज के पिछले 6 वायरस के वैक्सीन क्यों नहीं आए? बिल्कुल। ना सार्स का आया, ना स्वाइन फ्लू का आया, ना इबोला का आया, तो ये अब 7 जगह कैसे ले आएंगे? तो आपकी बात का जो लब्बो लुआब है डॉक्टर साहब, वो ये कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी। जो 20% लोग हैं वो बीमार हैं या उम्रदराज हैं, उनको एहतियात की जरूरत है, वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन बाकी लोग जो 80% हैं वो खुद ही इस बीमारी से लड़कर अपने आप को बचाएंगे। एक लाइन में अपन इसको अगर दर्शकों को समझाएं तो उसका ये अर्थ निकल रहा है जी। और सबको आपको जागृत करना चाहिए कि वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने की तरफ काम करें। आप काढ़ा पिलाएं, बाबा की दवा खिलाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपको उसको अच्छा भोजन देने की तरफ बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार को इन मुद्दों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार के जो भी सलाहकार मंडल है,
चाहे वो दिल्ली की केंद्र सरकार का हो, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। ये बड़े दुख की बात है कि हमारा सलाहकार मंडल इतना निष्प्रभावी है, इतना मूर्ख है कि उसको बेसिक बुनियाद समझ में नहीं आती। वो किस तरह की घोषणाएं करवाता है अपने मंत्रियों से, जी। तो कुल ये मिलाकर समझने की जरूरत है। आपकी बात लोग जो सुन रहे हैं वो जरूर अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनको संभालेंगे, उनको इस पूरे संक्रमण से बचाएंगे और खुद भी खान पान को बेहतर रखेंगे ताकि उनके भीतर रोग से लड़ने की ताकत आए। आप बता चुके कि कोविड-19 जो कोविड सीरीज है वायरस की, उसका कोई इलाज नहीं निकला है। लोगों ने शरीर ने खुद ही उससे लड़ा है और शरीर खुद ही जीते हैं। तो भुवनेश गर्ग जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर आप बात कहना चाहते तो जरूर कहिए। जी जी, नहीं, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ कि हमारी 20% जनता जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, जो उम्र के दोनों सिरों पर है, बहुत बच्चे और बहुत बड़े, इनके तरफ हम हर घर के सक्षम व्यक्ति से निवेदन करें कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान करें। ये देखें कि वो खुले वातावरण में धूप में एक्सरसाइज करते हुए, अच्छा भोजन लेते हुए अपना समय बिना तनाव के बिताएं। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगले 6 महीने में मैंने आपको आंकड़े दिए थे कि दिसंबर तक हम इस बीमारी के 20% आंकड़े देखेंगे। मैंने आपको आंकड़े दिए थे कि हम जून में, जुलाई में इस बीमारी के 25 से 30 करोड़ लोगों के संक्रमण की आपने बात की थी कि दिसंबर तक ये हो सकता है। 20% जनसंख्या बहुत गंभीर होगी, जिसमें से 1% की मौतों के आंकड़े हम सामने देखेंगे। ये बड़ी चिंता की बात है। और इसमें अब लॉकडाउन से कुछ नहीं होना, इसमें अब घेराबंदी से कुछ नहीं होना। हमारी सरकारों को इस विषय पर बहुत सटीक कदम उठा लेने चाहिए, जो अभी तक उठा लेने चाहिए थे। अभी भी अगर सरकार का कोई नुमाइंदा सुन रहा हो और वो हमसे जरा सी बात करने के लिए अपना समय देगा, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको मैसेज भेजने का, सब लोगों को, कि सुनिए। आपके चैनल पे भी हमने मैसेज दिए थे पिछली बार कि सुनिए, पर कोई सुनना नहीं चाह रहा। ये दुर्भाग्य। चलिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी, समाज जागेगा, देर से सही लोग कहेंगे कि दुरुस्त आए। डॉक्टर गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी भी हैं, शैलेंद्र ओझा जी भी हैं और धनेंद्र जी भी हैं। सबसे पहले कमल राठी जी, ये जो मामला है, डॉक्टर गर्ग साहब का कहना यह है कि अगर हमने अपने घर के बुजुर्ग और बच्चों को संभाल लिया तो जो नौजवान है उनके भीतर इम्यून सिस्टम पहले से स्ट्रांग है। खान पान को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें और तनाव मुक्त रहें। फिल वक्त तो इस कोरोना वायरस का, कोविड-19 का यही इलाज है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, सिवाय एक बात के कि जो हर्ड इम्यूनिटी की वो बात कर रहे हैं। तभी जो दुनिया के आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ देशों ने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे और उन्हें कदम पीछे हटना पड़ा। वो हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं कर पाई। तो मेरे ख्याल से ये जो मेरे पास जो मेरी जानकारी में अपडेट है वो मैं बता रहा हूँ, ताकि डॉक्टर साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज, इस लॉकडाउन का, मैं पहले लॉकडाउन से लेके इस लॉकडाउन तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का उपयोग सरकार को करना है, आम आदमी को नहीं करना है। लॉकडाउन इज फॉर स्लो डाउन। इस बीमारी को हम स्लो डाउन करेंगे। लॉकडाउन में आदमी घर से नहीं निकलेगा तो कम्युनिटी ट्रांसफर में उसको बीमारी नहीं पहुंचेगी। एक हम स्लो तो कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद जब वो बाहर निकलेगा तो फिर वो बीमारी लेगा। तो हम इस स्लो डाउन का उपयोग सरकार के पक्ष में है कि सरकार इस स्लो डाउन में कितनी तैयारी करती है आगे के लिए, क्या बेड की व्यवस्था करती है, कितने डॉक्टर्स की व्यवस्था कर पाती है या वेंटिलेटर की व्यवस्था कर पाती है, ये चीज को सरकार को करना है। क्योंकि ये सिर्फ एक स्लो डाउन करने के लिए, सरकार को अपनी तैयारी करने के लिए ये लॉकडाउन है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन से बीमारी नहीं रुकेगी, क्योंकि अब चेन का संक्रमण। लेकिन राठी जी, दरअसल सरकार के पास कोई इलाज तो है नहीं, सिर्फ एहतियाती उसका इलाज है। सरकार वो कर रही है, किश्तों में करती है। कई बार, पिछली बार जब उसने लगातार किए थे तो उसका भी विरोध हुआ था। सरकार ने अनलॉक किया, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, फिर ये संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हुआ। अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ चला गया है। हालांकि सरकार इससे इनकार करती है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि मोहल्लों से निकलकर अब ये गांव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकार के पास सीमित जरिया है। वो सिर्फ लोगों से कह सकती है घरों में रहिए, वो कह सकती है कि ये बीमारी खतरनाक है। इलाज तो किसी के पास नहीं है। सरकार सिर्फ, जो आपने बात की कि वो कम से कम अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था करे, लोगों को जो बीमार है उनके इलाज की व्यवस्था करे, जांच की इंतजाम करे, मेरे ख्याल से ये सब तो होगा। लेकिन सरकार अभी इसके बारे में कुछ बहुत ताकत से कह नहीं पाएगी। भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिन का टोटल लॉकडाउन शुरू हो रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि लोगों ने अनलॉक का दुरुपयोग किया। अनलॉक के दौरान लोग बहुत भीड़ आके बाजारों में निकले। एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग या हम कहें कि दूरी बनाने का जो काम था वो नहीं किया है। मास्क भी कम लगाए हैं। इस पूरे मामले में नतीजा ये होगा कि हम टोटल लॉकडाउन की तरफ चले गए और 24 जुलाई से शुरू हो रहा है। राठी जी, आप जो बात करते कि मामला सरकार के पाले में है, क्योंकि वो बीमारी को स्लो कर सकती है। हमारा कहना, खत्म करने का इंतजाम किसी के पास नहीं पूरी दुनिया में। सिर्फ यही उपाय है
जितना लोग इससे बचेंगे, जितनी देर तक अपने आप को बचा कर रखेंगे, हो सकता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, दिसंबर तक कोई वैक्सीन आए और उस वैक्सीन से लोगों का इलाज हो। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। राठी जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल भाई साहब, लेकिन उस बीच आदमी कहीं रोजी रोटी के लिए निकल रहा है, कोई किसी अपने अन्य काम में निकल रहा है, संक्रमण ला रहा है। तो हमारा अल्टीमेटली देखिए, जनता की पूरी जवाबदारी है। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जनता फालतू ना निकले, सावधानी पूर्वक निकले, मास्क लगाए, सब चीजें करे। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे कहीं सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, और सरकार को इस लॉकडाउन का उपयोग अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में करना चाहिए, ना कि चालान बनाने में। पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, रोड पे आदमी को रोक रहे हैं, उसके वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसकी जगह स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दें। बिल्कुल। शैलेंद्र ओझा जी, सरकार के पास कोई उपाय नहीं है सिर्फ लॉकडाउन करने का, लोगों को घरों में बंद रखने का, बंद करने का आग्रह करने का, और जो लोग निकलते हैं उनका बाहर चालान करने का। तो चालान का तो हमने पहले भी आग्रह किया था सरकार से कि जो बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग है वो 2 पहिए वाहन पर निकलता है, हेलमेट को लेकर अगर आप उसका चालान करेंगे तो जो रोजी रोटी कमाने जा रहा है, महीने में अगर 10 दिन उसको काम मिल रहा है, अगर वो 500 रुपये का चालान जमा कर देगा तो फिर घर क्या खिलाएगा। तो इस बात से सरकार भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखेगी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं 10 दिन के लॉकडाउन की, आपकी इसमें राय? जी, एक तो सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत, धनंजय जी और कमल राठी जी का हृदय से हार्दिक स्वागत। ये एक बहुत ही पेचीदा सा पॉइंट है कि पहले तो आपने रोटी लूकी खिलाई, फिर घी की खिलाई, अब वापस कह रहे हैं लूकी रोटी खाओ। तो लेकिन ये जो लॉकडाउन जो 24 तारीख को हो रहा है, मेरा आपसे राघवेंद्र जी एक ही प्रश्न है, क्या ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है या केवल नॉन राजनीतिक पार्टियों के लिए? मतलब जनता उस समय मैं बता दूं, हमारा अनुमान है, किसी दल से हमारी बात नहीं हुई है, ये मेरे ख्याल से सब पर लागू होगा। राजनीतिक दलों की जो एक तरह से बैठकें होती हैं, जो सभाएं होती है, उस पर भी 10 दिन तो ये लागू होगा कम से कम। जी, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल पे लागू होगा, क्योंकि मैं जब भी इतनी वीडियोस देख रहा हूँ, इसमें कोई भी राजनीतिक दल में इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, 500, 600, 700 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, किसी के मुंह पे मास्क नहीं होता। इवन सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अफसर भी और इवन राजनीतिक पार्टियों के अफसर भी, जो लोग जो हैं, वो भी मास्क नहीं लगाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इस लॉकडाउन से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कि मेरा तो यही कहना है कि लोग बस अपने आप को बचा के चलें, और जो जैसे बाकी बीमारियां थी, जैसे मलेरिया था, स्वाइन फ्लू था और बाकी जो बीमारियां थे, ऐसे ही है ये कोरोना है। धीरे धीरे इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लोग इसकी आदत सी हो जाएगी, और जैसे मलेरिया में बीमार पड़ते हैं वैसे इसमें बीमार पड़ेंगे। और कोरोना से हम यूज्ड टू हो जाएंगे, कोरोना से एक तरह से मित्रवत संबंध हो जाएंगे, तो वो आएगा तो जरूर मलेरिया की तरह, वो फ्लू की तरह आएगा तो जरूर, लेकिन जान लेकर कम जाएगा, ऐसा लगता है। जी, भाई यही है कि जो डेथ रेट जो है वो कम है, वो होगी। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अभी मैंने सुना था कि वायरस के लिए जो वैक्सीन जो आनी है, वो वैक्सीन आएगी नहीं, क्योंकि अभी इतने पुराने वायरसेस की वैक्सीन अभी नहीं आई, तो इसकी वैक्सीन कैसे आ जाएगी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और उसकी उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि ही जो डॉक्टर हैं तो कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया होगा। और दूसरा, अभी बीच में खूब चला भी कि आयुर्वेदिक की और होम्योपैथ की इतनी सारी जो आ गई हैं पद्धतियां आ गई हैं, जैसे काढ़ा आप रोज पिए, आप रोज दिन में 4 बार स्टीम लीजिए, गर्म पानी लीजिए, तो आप कोरोना से आप बच जाएंगे। तो अगर लोग ये ऐसा करते रहे तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए पूछते हैं धनंजय जी, पत्रकार के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है, जैसा कमल राठी जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर भी कह रहे थे कि आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी आ चुकी है और ये बहुत तेज फैल रही है, आप लॉकडाउन करें, लेकिन साथ में आपकी जो स्वास्थ्य सेवा हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको स्ट्रांग करें, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ता है दुर्भाग्य से, तो उसको कम से कम हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए पलंग हो और इलाज के लिए दवाएं और डॉक्टर हो। आपकी राय? धनंजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है राघवेंद्र जी? आ रही है। राघवेंद्र जी, मैं कह रहा था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी राय रखी, शैलेंद्र जी ने भी राय अपनी बहुत अच्छी रखी। देखिए, ये जो वैश्विक महामारी है, ये तो अपने आ ही गई है। लॉकडाउन से हम उसको कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन भी उसका निदान नहीं है। ये जरूर है
कि सरकार को वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए कि कहीं पर भी भीड़ न जुटे, लोगों की एक दूसरे के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग बराबर रहे, शारीरिक दूरी बराबर रहे, चाहे वो बाजार में हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, ऑफिसों में हो, ये व्यवस्था करना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो सुरक्षा के इंतजाम है, मास्क है या सैनिटाइजर का उपयोग है या बाकी तरह से हम जो उसको नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं उसको करना चाहिए। बाकी राघवेंद्र जी सही बात तो ये है कि सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर। मैं एक दिल्ली की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दिल्ली में अगर 10-20 हजार लोग 25 हजार लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए तो उतने पूरे दिल्ली और नोएडा सहित चारों तरफ में जितने हॉस्पिटल है उसमें 2000 से ज्यादा वेंटिलेटर नहीं है। तो जहां हमारे देश में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो तो सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि उस स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए। आज भी राघवेंद्र जी आप ये देख लीजिए कि कोरोना महामारी शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। धनंजय से हम दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन शैलेंद्र जी, धनंजय का ये कहना है कि लोग इसका इस्तेमाल ठीक से करें। हमारा कहना फिर इस बात पर है, सरकार लॉकडाउन कर सकती है, वो इसलिए उसने किया क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे। अंतिम रूप से फाइनली लोगों को ही मानना है, लोग ही इसका इलाज कर सकते हैं, लोग ही इसको बचा सकते हैं इस बीमारी को आगे बढ़ाने से। सरकार की सीमित संसाधन है। एक बात पर हम जरूर फोकस करेंगे कि सरकार को, जैसा धनंजय जी कहते हैं कि वेंटिलेटर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्या वो सरकार के पास इंतजाम है? तो लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा बीमारी को रोक सकते हैं, थोड़ा सा सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं स्वास्थ्य की। आप अस्पतालों में पलंग बढ़ा दीजिए, वेंटिलेटर खरीद कर ले आइए, और कुछ चीजों की कमी तो उसको पूर्ति करिए, लेकिन अंत में तो जनता ही इसके लिए कम ज्यादा करने की जिम्मेदार होगी। सरकारें कोई भी हो, वो सिर्फ आपको बता सकती हैं, वो कर्फ्यू लगा सकती है, लॉकडाउन कर सकती है, सड़क पर निकलने वालों की वो एक तरह से पिटाई कर सकती है, जुर्माना कर सकती है, लेकिन सुधरना जनता को पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का जो नजला है वो उसी पर गिरना है, मौत भी उन्हीं में से किसी की होनी है। ये मेरा कहना था, आपकी राय? हाँ, मेरा ये, जैसा आपने अभी कहा कि पुलिस जो है वो चालान बनाए, उनको लोगों को पिटाई करे जो मास्क को नहीं पहन रहे हैं। मेरा इसका मानना ये कहना है कि अगर वो इसको पकड़ती है, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो उनको पिटाई ना करके, ना चालान ना करके, उनकी ड्यूटी जो है कोरोना वार्ड पेशेंट्स के में लगा दी जाए पूरे 14 दिन के लिए। ये भी उसका रास्ता है, उपाय है। लेकिन शैलेंद्र जी, इसमें व्यावहारिकता देखना पड़ेगा, कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर वो मजदूर है, अगर वो कहीं काम करने वाला आदमी है, तो अगर वो यहाँ काम करेगा तो फिर उसके घर का राशन पानी कौन लेकर आएगा, घर इंतजाम कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि ये उपाय पूरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें सुधार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए, अगर उसको ये जब तक मार्केट में लोगों के बीच में आएगी नहीं, तब तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वो हो जाएगा, जब हो सकता है मेरे को करने लगे तो वो मास्क भी पहनने लगेगा। असल में इसी समझ की बात हो रही है कि ये समझ में जनता के कब आएगा। सरकार ने 3 महीने लॉकडाउन किया, उसके बाद अनलॉक किया, 3 महीने में लोगों में सुधार नहीं आया, अनलॉक के चलते फिर कोरोना की सुनामी आने लगी, सरकार ने फिर लॉकडाउन किया। तो हमारा कहना, बार बार हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि सुधरना जनता को पड़ेगा, क्योंकि मरना भी जनता को ही पड़ रहा है। अगर मरना जनता को पड़ रहा है तो उससे बचने के लिए जनता को सुधरना खुद ही पड़ेगा। सरकारें तो कोई भी हो, वो अपनी इतिश्री करती हैं, लॉकडाउन लगाकर, कर्फ्यू लगाकर और जुर्माना ठोककर। जी नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, जनता को ही समझना पड़ेगा, लेकिन जनता भी समझे तो सही, लेकिन वो क्या समझ नहीं रही है। अच्छा, आपका ये भी कहना चाहिए कि अगर वो लॉकडाउन करेगा तो वो आदमी बेचारा अपने रोजी रोटी कमाएगा कैसा? रोजी रोटी तो करना ही पड़ेगा, कब तक वो घर पर बैठेगा? तो इसलिए मेरा तो ये आपके माध्यम से कहना है कि लोग जो है वो एहतियात बरतें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर भी वो इस्तेमाल करे जो अल्कोहल फ्री हो, क्योंकि क्या है कि जितना ज्यादा सैनिटाइजर हाथ में लगाएंगे तो एक कोरोना के अलावा हो सकता है शायद स्किन कैंसर भी हो जाए। जैसे कि लोग बताते आ रहे हैं कि स्किन की बीमारी भी, जितने ज्यादा आप सैनिटाइजर लगाएंगे तो अल्कोहल फ्री वो लगाएं, क्योंकि आजकल मार्केट में आ गए हैं अल्कोहल फ्री आ गए हैं, और रजत भस्म से बने हुए एक सैनिटाइजर लिक्विड आ गया कोविकारा के नाम से। कुल मिलाकर लोग एहतियात बरतें। आखिरी में बात वहीं आकर रुकती है जहां से हमने शुरू किया था कि अगर जनता नहीं संभलेगी तो नुकसान जनता का है। सरकार तो सिर्फ कह सकती है, समझा सकती है। मैं लौटूंगा नहीं, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, धनंजय जी से हमारा दोबारा संपर्क हो गया। धनंजय जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, फिर मैं आखिरी टिप्पणी कमल राठी की लूंगा। आपका इसमें क्या कहना है कि जनता को सुधरना पड़ेगा
या सरकार के लॉकडाउन बढ़ते रहेंगे? राघवेंद्र जी, जनता को तो सुधरना ही पड़ेगा। जनता को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारी सुरक्षा काहे में है। बिल्कुल। कैसे हम घर से कम बाहर निकलें, जरूरत पर ही निकलें, अनावश्यक बाहर ना घूमें, ये सब सावधानियां जनता को बरतनी पड़ेगी, तभी जनता सुरक्षित रह सकती है। मैं राठी जी से पूछता हूँ, राठी जी आपकी अंतिम टिप्पणी, जनता को सुधरना पड़ेगा तभी आप सुरक्षित रहेंगे, बहुत संक्षेप में। अपना सरकार को लॉकडाउन के कोई नए तरीकों को लाना पड़ेगा। ये इस ढंग के लॉकडाउन से इकोनॉमी भी पीछे हट रही है और जनता भी मिसगाइड हो रही है। आदमी को, गरीब आदमी को लगता है 10 दिन हो गया, अब बीमारी खत्म हो गई। चलिए, ये अब हम अगली बातचीत में करेंगे कि ये लॉकडाउन के नए तरीके क्या हो सकते हैं। अभी तो यही तरीका है जो सरकार कर रही है, कोई और तरीका निकलेगा, हम चर्चा में उसको जोड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आपको बता दें कि हमने पहले ही कहा था IND24 ने कि अगर आप नहीं संभले तो फिर हम टोटल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अभी भी नहीं संभले तो हम कोरोना वायरस की सुनामी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर भुवनेश विहार ने कहा कि दिसंबर के आखिर तक 30 करोड़ भारत में कोरोना संक्रमण के शिकार मरीज मिल सकते हैं। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में कि घरों में जो लोग हैं दरअसल उनमें भी खतरे हैं कोरोना संक्रमण फैलाने के। कोरोना संक्रमण हर 10वें व्यक्ति को एक व्यक्ति से हो रहा है जो घर के भीतर बैठा हुआ है। अमेरिकी अध्ययन में ये पता चला है कि जो लोग घरों में रह रहे हैं, कम से कम 100 लोगों के बारे में उन्होंने संपर्क किया था। 16 जुलाई की बात है। 5700 मरीजों पर रिसर्च की गई। उसमें पता चला कि 100 में से केवल 2 लोग घर से बाहर निकले और वो कोरोना वायरस के संपर्क में आए। वही 10 में से एक व्यक्ति घर के अंदर कोरोना वायरस के संपर्क में आया। यानी कह सकते हैं कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर किसी परिवार में 10 लोग हैं और एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो वो उस एक व्यक्ति के जरिए बाकी 10 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इसलिए अगर आप घरों से बाहर जाते हैं तो एहतियात बरतें। घर लौटने के बाद आप स्नान करें, कपड़े बदलें और कपड़ों को धुलने डालें। यही एक इसका उपाय है। फिलहाल सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही था। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।